गोष्ठी में हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने मुलाकातों के दौर में। आज हम जिनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इंसान बहुत नाजुक है। नाजुक इसलिए कह रहा हूँ कि एक लेखक की पहचान होती है उसकी लिखावट, और इनकी लिखावट बेहद नाजुक है। नाजुक हो भी क्यों ना, जो लेखक छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे लोगों में, छोटी छोटी कहानियों में एक ज़िंदगी खोज लेता हो, उसे नाजुक कहना शायद गलत नहीं होगा। खैर चलिए, आज गप गोष्ठी मुलाकातों के दौर में बात करेंगे आशीष मिश्र जी से, जिनके नाम से शायद आप सभी वाकिफ़ भी हो। जी हाँ, आशीष मिश्र वही हैं जिनकी कहानियाँ, किस्से और लेख आप पढ़ते आए हैं, और अब इनकी किताब भी पाठकों द्वारा खूब पसंद की जा रही है। आशीष मिश्र जी एक लेखक होने के साथ साथ एक बड़े इंसान भी हैं। बड़ा इंसान मतलब ये मत सोचिए कि ये मर्सिडीज़ बेंज में चलते होंगे, ज़मीन पर इनके पैर नहीं पड़ते होंगे। नहीं नहीं साहब, हम बात कर रहे हैं इंसान की। ये इंसान बहुत बड़े हैं। आइए बातचीत करते हैं आशीष मिश्र जी से। आशीष जी, सबसे पहले गप गोष्ठी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। हम सबसे पहले आपसे यह जानना चाहते हैं कि आशीष के नज़रिए से आशीष की क्या पहचान है। सबसे पहले मेरी तरफ से गप गोष्ठी और उसकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमारे लिए इतना अपना समय निकाला। वैसे तो ख़ुद का परिचय देना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और इसीलिए मैंने एक शेर लिखा, मेरी तारीफ़ मुझसे क्या पूछते हो, हम तुम्हारी तारीफ़ से अलहदा नहीं। फिर भी कोशिश करता हूँ। मैं तहजीब के शहर लखनऊ का रहने वाला हूँ। वहीं पला बड़ा, लखनऊ की गलियों में खेला कूदा, वहीं से पढ़ाई की। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रगों में खून के अलावा अगर कुछ और दौड़ता होगा तो वह शायद लखनऊ शहर ही होगा। पेशे से मैं एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ, लेकिन साहित्य पढ़ना लिखना मेरा शौक़ है, और इसी कड़ी में मैंने लिखने की कुछ कोशिश की है और उसी को आगे बढ़ा रहा है। आशीष जी, आजकल लेखन को आउट ऑफ फैशन कहा जाता है, तो फिर एक लेखक बनने का पीछे क्या रीज़न? वैसे तो कोई ख़ास रीज़न नहीं है इसके पीछे। एक ही रीज़न है कि लिखना और पढ़ना, खासकर साहित्य, मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैं लिखता हूँ। जहाँ तक बात रही आउट ऑफ फैशन की, तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि कैसे अच्छे लेखन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठकों को जोड़ा जाए। जैसा कि लोग कहते हैं कि हिंदी में पाठक नहीं है, फिर हिंदी में लेखक बनने का क्या रीज़न? हाँ, कुछ हद तक आपकी बात सही भी है। हिंदी में पाठक कम हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर अच्छा लिखा जाए और पाठकों को जागरूक किया जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है। और अगर हमें कुछ और नए पाठक उसमें जोड़ने हैं तो हमें कुछ नए प्रयोग करने होंगे और उन्हें आजमाना होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अच्छी किताबें पढ़ना चाहते हैं, लेकिन बशर्ते उन्हें अच्छा कंटेंट मिले, उनके तरीके से कंटेंट मिले, तो शायद और भी पाठक इससे जुड़ सकते हैं। इसलिए केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हिंदी में पाठक नहीं है। हम सभी हिंदी पढ़ने और लिखने वालों को एक मंच पर आकर कनेक्ट करना होगा और पाठकों तक रोचक तरीके से कंटेंट पहुंचाना होगा। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो हम हिंदी में और भी पाठक जोड़ सकते हैं, और जो लोग हिंदी से दूर जा रहे हैं उन्हें हम शायद फिर से जोड़ सकते हैं। आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मतलब दिन भर ऑफिस में थक हार के आने के बाद लिखने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब मैं अपने आसपास के समाज और उसकी व्यवस्था को देखता हूँ तो मेरे अंदर एक गुबार सा जमा होने लगता है, और इसी गुबार से मुझे प्रेरणा मिलती है। और रही बात वक्त निकालने की, तो अगर आप वक्त निकालना चाहें तो वक्त निकल ही आता है। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है जब आप अपने आसपास के बाजारवाद को समझ पाएंगे और इसे अपने ऊपर हावी होने से रोक पाएंगे। तभी आप अपने लिए और साहित्य के लिए, लिखने पढ़ने के लिए और जो भी आपको अच्छा लगता है उसके लिए वक्त निकाल पाएंगे। आज जब हिंदी को कई हिस्सों में बांटने की कोशिश की जाती है, एक लेखक के नज़रिए से आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? दरअसल हम बदलावों को आसानी से तस्लीम नहीं कर पाते। ज़बान यानी भाषा हमें बांटती नहीं बल्कि जोड़ती है। दरअसल ज़बान कभी टूटती फूटती या बनती बिगड़ती नहीं है। ज़बान हमेशा आगे बढ़ती है, विकसित होती है, और कई बार
कई अलहदा ज़बानों के विकास से एक नई भाषा पैदा हो जाती है। तो इसलिए विकास या डेवलपमेंट, किसी भाषा के डेवलपमेंट या बदलने से हमें घबराना नहीं चाहिए। और उर्दू ज़बान इसका एक जीता जाता उदाहरण है। तो पढ़ने लिखने वाले लोगों को शायद ये पता होगा, लेकिन शायद जो पढ़ते लिखते नहीं उन्हें पता नहीं होगा कि उर्दू एक खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है और ये यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई। और ये गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है उर्दू ज़बान। और ये ज़बान हिंदी और पर्शियन से मिल करके यहीं हिंदुस्तान में ही पैदा हुई। तो इसीलिए मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ, मैं इसको भाषा के विकास के रूप में देखता हूँ, जिससे हमें घबराना नहीं चाहिए। आशीष जी, आप लखनऊ से लंदन पहुंच गए, फिर भी आपके लेखनी में गंगा जमुना तहजीब दिखाई पड़ती है। फिर भी कहीं ना कहीं यह तहजीब भारत में लुप्त होती जा रही है। तो एज ए एक लेखक के नाते क्या ये आपकी एक कोशिश है गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा रखने की? वैसे तो गंगा जमुनी जो तहजीब है, तहजीब इसमें कई और लोग भी इस तहजीब में लिखते हैं, जिसमें हिंदी और उर्दू को मिला करके तो बहुत से लोग लिखते हैं। ये अलग बात है कि लोगों तक वो पहुंच नहीं पाता वो लिटरेचर। और जहाँ तक मेरी बात रही गंगा जमुनी तहजीब में लिखने की, तो ये शायद मुझे विरासत में ही मिला, क्योंकि मैं जिस ज़मीन से आता हूँ, जिस ज़बान से आता हूँ, लखनऊ से, तो वो गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र रहा। तो शायद मैं इसीलिए उस भाषा में लिख रहा हूँ। और क्योंकि ये ज़बान में अब कम ही लोग लिखते हैं, ये भी बात आपकी सही कि ज़बान में कम ही लोग लिखते हैं। अब चूँकि ये मेरी ज़बान है, तो इस ज़बान में मैं लिख रहा हूँ, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं इसमें एक कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो ज़बान है, वो लोगों तक पहुँचे और लोगों को कुछ जो अभी तक पहले लोग लिखा करते थे उस ज़बान में, अब लिखना कम कर दिया है, तो लोग उस ज़बान से भी रूबरू हों। तो यही मेरी कोशिश है। लोग कहते हैं ये दौर हिंदी के पतन का दौर है। एक लेखक के नाते आप क्या सोचते हैं? मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया कि जो भाषा होती है वो बनती बिगड़ती नहीं है। भाषा विकसित होती है, डेवलप होती है। तो जो भाषा है, हिंदी भाषा, वो डेवलप हो रही है, उसमें और कई ज़बानें उसमें आके मिल रही हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा कि हम बदलावों को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं करते बदलावों को। तो चूँकि भाषा बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, लोग अलग तरह का कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, और लोग वो भी कंटेंट पढ़ना चाहते हैं जो जो कंटेंट पीछे छूट गया है। तो अगर वो कंट तो इसीलिए ये पूरा एक बदलाव का दौर होता है भाषा का। तो भाषा समय समय के साथ बदलती रहती है। तो मैं इसे पतन के रूप में नहीं देखता हूँ, मैं इसको भाषा के विकास के रूप में देखता हूँ। हिंदी को पुनः उसका मान सम्मान दिलाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? हिंदी को मान सम्मान दिलाने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें खाली इतना ही करना है कि जो हिंदी ज़बान है, उस ज़बान को हम बोलें, उस ज़बान को हम पढ़ें। और ये ध्यान रखें कि जो जो लोग इस ज़बान से दूर हो रहे हैं, वो कैसे हिंदी को और ज़्यादा पढ़ना लिखना सीखें और उसके करीब आएँ। तो उसके लिए हमें उस हिंदी का जो कंटेंट है, लिटरेचर का जो कंटेंट है, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो अगर हम वो कर पाते हैं, तो शायद जो हिंदी है, वो और भी आगे जा सकती है। और दूसरी चीज़, अभी जो पिछले साल का भाषा का सर्वे आया, विश्व स्तर पे जो सर्वे आया है, उसमें अब हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। सो अब मैंडेरियन, जो चाइनीज़ मैंडेरियन है, वो सेकंड नंबर पे है, तो टॉप हिंदी है। तो हिंदी इसका मतलब थोड़ा आगे और आगे जा रही है। जो पिछले साल तक शायद हिंदी दूसरे नंबर पे हुआ करती थी, लेकिन आज वो पहले नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी आगे जा रही है, तो हमें उसमें थोड़े से और प्रयोग करने चाहिए, और जिससे कि हिंदी और आगे जाए। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूँ। चलिए अब बात करते हैं आपकी किताब की। आशीष मिश्र के लिए हरफन मौला क्या है? हरफन मौला की बात करने से पहले मैं कहानियों की बात करने, किस्सों की बात करूँगा। दरअसल कहानियाँ और किस्से क्या होते हैं?
मेरी नज़र में कहानियाँ एक तरह का आईना होती हैं, और लेकिन ये आईना जो आईना होता है उससे थोड़ा अलग होती हैं, क्योंकि जो हमारा जो घरों में आईना होता है उसमें वही दिखाई देता है जो उसके सामने होता है, लेकिन जो ये कहानियों का आईना होता है, इसमें वो भी दिखाई देता है जो हो चुका होता है और जो होने वाला होता है। तो हरफन मौला दरअसल इसी तरह के आइनों से मिल करके बनी है, जिसमें हमारे आसपास के इर्द गिर्द के किस्से और किरदार दिखाई पड़ते हैं, और इन 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 किरदारों में हमारे आसपास के लोग, जैसे कोई रिक्शे वाला है या कोई चाय वाला है, और तमाम तरह की समाज की विसंगतियाँ तो इन आइनों में दिखाई देती हैं। तो ये जो हरफन मौला जो किताब मैंने लिखी है, ये इन्हीं सारे किरदारों और इन्हीं सारी कहानियों को लेकर के बनी है। तो मेरे लिए ये बेसिकली हरफन मौला एक कहानियों का एक गुलदस्ता जैसा है, जिसमें अलहदा तरह तरह की कहानियाँ हैं, और इन कहानियों के किरदार नीचे दर्जे के ही लोग हैं। तो मेरे लिए तो हरफन मौला का मतलब यही है। आपने अपनी किताब का शीर्षक हरफन मौला ही क्यों रखा? वैसे तो इसका कोई ख़ास रीज़न नहीं है मैंने हरफन मौला क्यों रखा। किताब में 15 कहानियाँ हैं और हरफन मौला उनमें से एक कहानी है। दरअसल हरफन मौला एक उर्दू का शब्द है, जो हिंदी और पर्शियन से मिलकर के बनता है, और इसका मतलब होता है इसका लिटरल जो मीनिंग है वो ये है कि जो हर क्षेत्र में या हर फील्ड में जो माहिर हो। लेकिन आमतौर पे बोलचाल की भाषा में हरफन मौला शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमेशा खुश रहता है और किसी भी परिस्थितियों में। तो हरफन मौला एक इसी तरह की कहानी है इस किताब में, जिसका जो किरदार है वो उसकी ज़रूरतें बहुत कम हैं, और वो अपनी ज़रूरतें नहीं बढ़ाना चाहता, और उन ज़रूरतों को कम करके वो बहुत खुश है। तो बस मैंने इसी वजह से इसका नाम हरफन मौला रखा है। तो इसके पीछे कोई ख़ास ऐसा वो नहीं है। बस आप कह सकते हैं इत्तेफ़ाक है, मैंने उनमें से हरफन मौला उठा ली। उन 15 में से कोई और नाम भी हो सकता था। हरफन मौला में अधिकतर कहानियाँ ज़मीन की कहानियाँ हैं, ऐसा क्यों? इसमें ज़मीन की कहानियाँ हैं इसलिए क्योंकि मैं जिस परिवेश से आता हूँ, जिस परिवेश से मैं आता हूँ, और जिस वर्ग से मैं आता हूँ, वहाँ पर हमारे आसपास इस तरह की बहुत सारी ज़मीनें दिखाई देती हैं, इस तरह के बहुत से किरदार दिखाई देते हैं, और तो इसीलिए मैंने उन किरदारों को इन कहानी के रूप में ढाला है। और मैं जब भी इस तरह के किरदार देखता हूँ अपने आसपास, तो अ, मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है कि इससे मतलब जो समाज है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, इस तरह के किरदार जो होते हैं, जो रिक्शे वाला है या कोई चाय वाला है या कोई तवायफ है या कोई नक्सलवादी है, या तो उनकी क्या समस्याएं हैं बेसिकली, हम लोग उधर जाएं और उधर सोचें कि वो ऐसा क्यों है। तो बस इसीलिए मैंने ये ज़मीन के किरदार उठाए हैं अपनी कहानियों में, और बाकी बड़े किरदारों की तो सभी बात करते हैं। तो बस यही कारण है। आपकी किताब में हर कहानी अपना एक आकर्षण लिए हुए है। कुछ कहानियाँ गंभीर हैं तो कुछ मजाहिया होते हुए भी एक संदेश देती है। सिनेमा के इस दौर में गंभीर लिखने में कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि कहीं पाठक आपको नकार ना देंगे? जब मैं इन कहानियों को लिख रहा था तो मैंने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि पाठक मुझे नकार देंगे। मुझे जो लगा, जो जैसा मैंने अपने आसपास के समाज और उसकी व्यवस्था को महसूस किया, वैसा लिख दिया। अब ये बात मैं पढ़ने वालों पर छोड़ता हूँ कि मैंने अच्छा लिखा या बुरा लिखा। तो ये पाठक ही डिसाइड करेंगे मैंने अच्छा लिखा या बुरा, और अगर कंटेंट अच्छा है तो ज़रूर आगे जाएगा, और अगर कंटेंट अच्छा नहीं तो आगे जाना भी नहीं चाहिए। हरफन मौला लिखने में आपके सामने मौलिक चुनौतियाँ क्या रहीं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, और वहाँ पे थोड़ा समय निकालना मुश्किल होता है। तो
शाम को ऑफिस से आना और फिर रात में लिखने के लिए बैठना, तो थोड़ा मुश्किल काम होता है। और शनिवार रविवार को थोड़ा ज़्यादा समय मिल पाता है। और इसके अलावा तो कोई ऐसी खास चुनौतियाँ नहीं रहीं, लेकिन ये है कि मैं जब पहली बार क्योंकि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद बहुत दिनों बाद मैंने हिंदी में कुछ लिखा, तो थोड़ा सा ये डर था कि व्याकरण और ग्रामर के हिसाब से ये कैसा रहेगा, और तो वो थोड़ा सा था। बाकी मुझे कुछ ऐसा चुनौतियाँ जैसा कुछ खास लगा नहीं। हरफन मौला के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ आशीष जी। बहुत से युवा ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि एक लेखक बनने के लिए क्या किया जाए। ऐसा कोई वैसे फार्मूला तो नहीं है कि लेखक बनने के लिए कोई ऐसा फार्मूला हो जो मैं बता दूं और आप उसको कर लें और आप लेखक बन जाएं। तो लेखक बनने के लिए सबसे पहला काम तो कि आपको पढ़ना आना चाहिए। तो अगर आप दूसरों को पढ़ना जानते हैं तो तभी आप लिख पाएंगे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ज़्यादा शब्द आपके पास होंगे और उन शब्दों को आप अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो और दूसरी चीज़, आप ज़बरदस्ती लेखक नहीं बन सकते। अगर आपको दिल से दिल करता है कि आप लिखें कुछ, तो आप ज़रूर लिखिए और धीरे धीरे वो जो लेखन होता है वो धार पकड़ता है। तो बस एक ही चीज़ है कि अगर आपको लिखना पढ़ना अच्छा लगता है तो आप लिख पढ़ सकते हैं। आशीष जी, गप गोष्ठी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और हरफन मौला के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गप गोष्ठी चर्चा गरम में। दोस्तों, ये थे आशीष मिश्र। आप भी चाहें तो इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने प्रश्न कमेंट में पूछें या फिर हमारे फेसबुक पेज पर भी इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आशा है आपको ये मुलाकात पसंद आई होगी और इसी के साथ मैं और गप गोष्ठी की पूरी टीम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, खुश रहिए, आबाद रहिए।